एवरीवन, आज हम फिर से आपके सामने आ गए हैं टारगेट 2023 की वन शॉर्ट सीरीज लेकर। लेट अस स्टार्ट विद वन पॉजिटिव कोट। इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना धीरे चल रहे हैं, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप, कि आप रुकते नहीं। कब तक नहीं रुकते? जब तक आप अपना टारगेट अचीव कर लेते। तो क्या है? इट डजंट मैटर हाउ स्लोली यू गो एज लॉन्ग एज यू डू नॉट स्टॉप। तो इसी पॉजिटिव कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज द चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। देखो, आपने अपने घर में देखा है, आप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इसी तरह से आपके फ्रेंड के घर में भी ऐसा ही है। उसके मम्मी पापा हैं, फिर उसके दादा दादी हैं। तो इस तरह से आप एक पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेजेंट है। तो क्या है ये सब, कैसे पॉसिबल है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी होना पॉसिबल कैसे है? इट इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलिए एनसीईआरटी साथ में ओपन कर लो। एज यू आर अवेयर, ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है और विविपेरस हैं। हमें पता है कि ह्यूमंस जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो है कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज और जनरेशंस आती हैं। मैंने कहा ना, आपके दादा दादी, फिर आपके मम्मी पापा और फिर आप। ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? क्योंकि ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। विविपेरस क्या होते हैं? दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो देखिए, ह्यूमंस जो हैं उसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होती है। तो मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। तो क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, वो क्या इंक्लूड करते हैं? सबसे पहले आपको रिप्रोडक्शन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? आपको ऑब्वियसली मैम, हमें गैमीट्स की ज़रूरत है, हमें सेक्स सेल्स की ज़रूरत है, मेल गैमीट की ज़रूरत है, फीमेल गैमीट की ज़रूरत है। तो जिस प्रोसेस से फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। तो फर्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट कौन सा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में? गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद क्या होता है? ट्रांसफर होता है स्पर्म का इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो अब देखिए, रिप्रोडक्शन होने, मेल गैमीट बन गया, फीमेल गैमीट बन गया, गैमीटोजेनेसिस हो गया। अब जब तक ये मेल गैमीट जाके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर नहीं होगा, तब तक तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है? ट्रांसफर होता है मेल गैमीट का इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। फिर क्या होता है? ट्रांसफर हो गया मेल गैमीट का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, वहां पे जाके क्या होगा? फ्यूजन होगा। फ्यूजन किसका होगा? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। उस फर्टिलाइजेशन होगी उस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। नाउ दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। तो इससे के बाद क्या होता है? दिस इज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन होगी और क्या होगी? डेवलपमेंट होगी ब्लास्टोसिस्ट की। और वो ब्लास्टोसिस्ट कहाँ जाके अटैच हो जाएगी? यूट्राइन वॉल में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ठीक है जी, आपके ब्लास्टोसिस्ट जाकर यूट्राइन वॉल में अटैच हो गई, इम्प्लांटेशन हो गया। अब क्या होने जा रहा है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो पीरियड है उसे क्या कहते हैं? जेस्टेशन। और लास्ट में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी, जिसे क्या कहते हैं? पार्चुरेशन। राइट। तो ये सारे क्या थे? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स हैं, जो कि आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, ये उसका ब्रीफ है। आपकी एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज है वो ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बताए गए हैं।
ये हमें पता होने बहुत ज़रूरी है। So you have learned that these reproductive events occur after puberty. आपको पता है जब आप छोटे थे, छोटे का मतलब जब आप एडोलेसेंट पीरियड में थे, टीन एज में थे, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, दूध पियो, फ्रूट्स खाओ, एक्सरसाइजेस करो, बैलेंस्ड डाइट लो, इतना पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं ना नहीं खाना, पीछे क्यों पड़ रहे हो। ये कौन सी स्टेज होती है जिसमें पेरेंट्स आपको इतना फोर्स करते हैं इन ईटिंग हैबिट्स के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए, वो पीरियड होता है आपका प्यूबर्टी का पीरियड। प्यूबर्टी पीरियड में क्या होता है, उसमें ना आपके जो ग्रोथ है, उस पीरियड में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फेज होता है, राइट। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, तो जो प्यूबर्टी है मेल्स में कब आती है, मेल्स दे अटेन द प्यूबर्टी एट द एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स के बीच में आती है। फीमेल्स में अराउंड 11 to 12 ईयर्स में आ जाती है, या 11 to 13 ईयर्स के बीच में फीमेल्स प्यूबर्टी अटेन कर लेती हैं। बड़े चेंजेस आते हैं मेल्स में, क्या चेंज आते हैं, दे आपको पता ही है, थिक हेयर ग्रोथ, चेंज इन वॉइस ऑफ द मेल्स के वॉइस में चेंज आ जाता है, भारी हो जाती है ना लड़कों की आवाज़, ये प्यूबर्टी के में ही है, जब प्यूबर्टी अटेन कर लेते हैं ये तब चेंज आता है, राइट। थिक हेयर्स आते हैं फेस पे, देखा ना, बियर्ड एंड मुस्टैशेस है ना, तो ये सब हो जाता है। और क्या आता है, आर्मपिट्स में भी जो है हेयर ग्रोथ हो जाती है, राइट। तो फीमेल्स में क्या चेंज आता है, बिगिनिंग ऑफ मैंसुरेशन साइकिल की बिगिनिंग हो जाती है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो और क्या होता है, ये तो सारे चेंजेस आते ही हैं प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंज आता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं प्यूबर्टी की अटेनमेंट के बाद। देखिए रिमार्केबल डिफरेंसेस हैं बिटवीन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत डिफरेंसेस हैं। क्यों डिफरेंसेस हैं, कि क्या डिफरेंस है या क्यों डिफरेंस है, जैसे दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं पर उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम इतने डिफरेंट क्यों हैं। रीजन इज स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यूस इवन इन ओल्ड मैन। जो स्पर्म फॉर्मेशन है वो कॉन्टिन्यू रहती है इवन इन ओल्ड एज। मैन में स्पर्म फॉर्मेशन कॉन्टिन्यू रहती है इवन इन ओल्ड एज, लेकिन जो फॉर्मेशन है ओवम की इन द फीमेल दैट सीजेस एट द एज ऑफ 50। वुमेन में ओवम फॉर्मेशन बंद हो जाती है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, लेकिन जो मेल है उसमें स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहती है टिल द ओल्ड एज, राइट। तो ये इसी कारण जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दे आर डिफरेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखना है। तो चलिए मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो बच्चे, जैसे ही आपको इस पे क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे तब तो हम अपने, अगर आपको पूरा सिस्टम समझ आ गया तो उसमें से अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है तो आप उसे इजीली कर सकते हो। तो समझना है, एनसीईआरटी लेके बैठनी है, पूरा कंटेंट फोकस्ड है एग्जाम के ऊपर, राइट। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एनसीईआरटी में ओपन कर लो, मैं आगे शेयर भी करूंगी। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसका बना होता है, नंबर 1 इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस। मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, टेस्टिस है। सेकेंडरी और द असेसरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी और असेसरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, सेकेंडरी और असेसरी सेक्स ऑर्गन्स में नंबर 1 है असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स कौन सी है, रेटे टेस्टिस, वसा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वॉस रेफरेंस। तो देखो ये याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किन चीज़ों से मिलके बना है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से मिलके बना है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से मिलके बना है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले आते हैं असेसरी डक्ट्स। असेसरी डक्ट्स हो गए कौन से हैं, रेटे टेस्टिस, वसा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वॉस डेफरेंस। उसके बाद है असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स कौन से हैं, सेमिनल वेसिकल्स,
prostate and bulbourethral gland. Seminal vesicles, prostate glands and bulbourethral glands. bulbourethral glands को कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जानी चाहिए। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलती हूँ। उसके बाद आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया कौन सा है? पेनिस है। देखो ये डायग्राम एनसीईआरटी में बना हुआ है, तो इस डायग्राम को नजर रखते हुए हमने याद रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे मिलके बना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? टेस्टिस। Testis is situated outside the abdominal cavity in a sac of skin called the scrotum. Testis क्या है? Testis primary sex organ है। कहाँ पे located है? It is situated outside the abdominal cavity in a sac of skin called the scrotum. क्यों present है outside? Testis क्यों present है outside the abdominal cavity? इसका आंसर अभी आएगा। ठीक है, तो पहली बात क्या क्लियर हो जानी चाहिए कि पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ए सैक ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम कीप्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्या जरूरत थी नेचर को टेस्टिस को आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी रखने की? क्यों स्क्रोटम में रखा टेस्टिस को? इसलिए क्योंकि जो टेस्टिस स्क्रोटम में क्यों रखी गई? क्योंकि जो स्क्रोटम है वो जो स्क्रोटम है वो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर कम टेम्परेचर वो रखता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये टेम्परेचर रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर देखिए टेस्टिस का फंक्शन क्या है? स्पर्म फॉर्मेशन करनी है, तो स्पर्म फॉर्मेशन करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर एब्डोमिनल कैविटी से कम रखेगा। तो इसीलिए टेस्टिस किसमें प्रेजेंट है? स्क्रोटम में प्रेजेंट है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन आता है। ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस कैसी होती हैं? ओवल इन शेप होती हैं। देखिए डायग्राम में, बुक खोल के बैठे होंगे तो बड़ा आसान लगेगा। टेस्टिस इज ओवल इन शेप, measures about 4 to 5 centimeter in length and 2 to 3 centimeter wide। तो टेस्टिस कैसी होती हैं? ओवल शेप की होती हैं। इनके डायमेंशंस क्या हैं? 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है और 2 to 3 सेंटीमीटर ये वाइड है। Outermost covering of the testis is formed by a dense fibrous membrane called tunica albuginea। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दी लाइन, पर आपको पता होना चाहिए। अब जो टेस्टिस हैं, जो ओवल शेप के टेस्टिस हैं स्क्रोटम में जो प्रेजेंट हैं, ये किसके साथ सराउंडेड है? इनकी आउटर कवरिंग क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज फॉर्म्ड बाय ए डेंस फाइब्रस मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, कि जो आउटर कवरिंग है टेस्टिस की, ये कौन बनाता है? इट इज फॉर्म्ड बाय ए डेंस मेम्ब्रेन नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब जो आपकी टेस्टिस है ये डिवाइडेड है 250 कंपार्टमेंट्स में। उन्हें क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, जहां पे आपके स्पर्म बनते हैं। ठीक है, टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिनके बीच में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। राइट, अब देखिए जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ना, ये कैसे लाइंड है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड by 2 highly specialized cells called the male germ cells and the Sertoli cells। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये किसके साथ लाइन है? They are lined on inside by 2 type of specialized cells called the male germ cells or the spermatogonia and the Sertoli cells। अब ये जो spermatogonia है, male germ cells हैं,
दे अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म। मैंने क्या कहा था कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पे क्या बनेगी, स्पर्म फॉर्मेशन होगी। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्मेशन होगी। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर लाइंड ऑन इनसाइड, अंदर की तरफ किसके साथ लाइंड है, बाय टू टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। कौन से सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स एंड द सर्टोली सेल्स। तो मेल जर्म सेल्स और द स्पर्मेटोगोनिया दे अंडरगो मियोटिक डिविजन्स टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। सर्टोली सेल क्या करते हैं, दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म डेवलपिंग आपके जो है स्पर्म्स हैं में इनको ये क्या देते हैं, नरिशमेंट देते हैं। तो देखिए ये आपको याद होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। सर्टोली सेल्स और द नर्स सेल्स, ये जो सर्टोली सेल्स होते हैं या नर्स सेल्स होते हैं दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जहाँ मेल जर्म सेल्स हैं उनको सर्टोली सेल्स, इनको नर्स सेल्स भी कहा जाता है, दे प्रोवाइड नरिशमेंट। The region outside the seminiferous tubule contain masses of cells called interstitial cells or the Leydig cells। देखो जो आपकी seminiferous tubules है ना उसके जो बाहर द रीजन, और ये आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शनल व्यू है, एनसीईआरटी की बुक में डायग्राम दिया है कि ये जो रीजन है, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो रीजन है आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइन इज कंटेन्स the region outside the seminiferous tubules contains masses of cells which are called Leydig cells। और Leydig cells का function क्या है, they synthesize and secrete male sex hormone known as एंड्रोजन, और इसको क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, which is responsible for the emergence of male sex characteristics। ये जो मैंने बताया ना कि बियर्ड आना, मुस्टैशेस आना या फेशियल हेयर्स आना या फिर ऑन द जेनिटल एरिया एंड ऑन द आर्मपिट्स, तो ये सारा क्या है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ testosterone or the androgen which is synthesized and secreted by the Leydig cells। Leydig cells कहाँ हैं, अब जस्ट इसके बाहर आउटसाइड द योर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, राइट। ये याद रखने पड़ेगा सब कुछ। अब आते हैं असेसरी डक्ट सिस्टम पे। अब हम कहाँ आ गए हैं, असेसरी डक्ट्स जहाँ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स पे। असेसरी डक्ट्स में क्या है, डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। हाँ जी, डायग्राम पे फोकस करते हैं, असेसरी डक्ट सिस्टम। अब जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये किस में ओपन होंगे, वो ये देखो, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं ये किस में ओपन होंगे, वासा फ्रेंशिया में। ये ओपन हो रहे हैं वासा फ्रेंशिया में थ्रू द रेटे टेस्टिस। ये रेटे टेस्टिस है, बुक में साथ में देखो कि रेटे टेस्टिस कहाँ है। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये ओपन होंगे वासा फ्रेंशिया में थ्रू रेटे टेस्टिस, और सेवरल वासा फ्रेंशिया ओपन होंगी एपिडिडाइमस में विच कैरी स्पर्म्स आउटसाइड द टेस्टिस। ठीक है, तो ये जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं थ्रू रेटे टेस्टिस ओपन हो रहे हैं वासा फ्रेंशिया में, और सेवरल वासा फ्रेंशिया किसमें ओपन हो रही है, एपिडिडाइमस में। और ये एपिडिडाइमस क्या कर रही है, कैरी कर रही है स्पर्म को आउटसाइड द टेस्टिस। तो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर कौन लेके आ रहा है, एपिडिडाइमस। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन हो गए वासा फ्रेंशिया में थ्रू रेटे टेस्टिस, और वो सेवरल वासा फ्रेंशिया जो है वो किस में ओपन हो गए, एपिडिडाइमस में, और एपिडिडाइमस से जो स्पर्म्स हैं टेस्टिस से बाहर आ गए। ठीक है जी। अब क्वेश्चन आता है एपिडिडाइमस क्या है। एपिडिडाइमस इज अ लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। तो जब अगर डायग्राम पे फोकस करो ना तो ये रेटे टेस्टिस हैं जो वासा फ्रेंशिया में ओपन हो रही है, और वासा फ्रेंशिया जो है वो किस में ओपन हो रही है, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस कैसी है, देखो ये देखो, एपिडिडाइमस लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब है, कहाँ प्रेजेंट है, अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस। अब ये कैसे स्पर्म कैसे लेके जाएगी टेस्टिस से बाहर, इट कॉन्टिन्यूस एज वास डेफरेंस। ये कैसे किसके साथ कंटिन्यू कर जाएगी, वास डेफरेंस के साथ। देखो ये वास डेफरेंस ऊपर आ रही है, और ये कैसे कर रही है, असेंड्स इनटू द एब्डोमेन। ये ऊपर असेंड कर रही है एब्डोमेन में, ऊपर आ रही है, और लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। देखो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और एपिडिडाइमस क्या करती है,
एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या है? इट टेम्परेरी स्टोर नॉन मोटाइल एंड इमेच्योर स्पर्म्स। एपिडिडाइमस क्या होती है? एपिडिडाइमस कैसे स्पर्म्स को लेके आती है? नॉन मोटाइल एंड इमेच्योर स्पर्म्स को किस तरह से लेके आती है? कैसे वो वास्ट एफरेंस के साथ कॉन्टिन्यूशन होती है और वास्ट एफरेंस कैसे असेंड करती है इनटू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये आपको याद रखना है। और इसका फंक्शन क्या है एपिडिडाइमस का? इट स्टोर नॉन मोटाइल एंड इमेच्योर स्पर्म्स। हाँ जी, तो अब क्या हुआ? एपिडिडाइमस यूरिनरी ब्लैडर से लूप करते हुए आ गई कहाँ पे? डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल। ठीक है, वास्ट एफरेंस आ गई, ये सॉरी एपिडिडाइमस जो है वो कंटिन्यू कर गई वास्ट एफरेंस में, और वास्ट एफरेंस जो है वो लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे क्या होगा? डक्ट फ्रॉम द सेमिनल, मैंने बताया अभी असेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? सेमिनल वेसिकल, और कौन से प्रेजेंट है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसे क्या कहते हैं? कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। थर्ड कौन से है? प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं। अब जो डक्ट आई फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड आपकी जो वास्ट एफरेंस है, डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल और आपकी जो वास्ट एफरेंस है वो क्या कर गए? दे टुगेदर फॉर्म द इजैकुलेटरी डक्ट। जो डक्ट आई आपकी वास्ट एफरेंस से और सॉरी जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से, और जो डक्ट आपकी और जो आपकी वास्ट एफरेंस है ये कंबाइन हो गई, और कंबाइन होके इन्होंने क्या बना दिया? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जा रही है जी आपकी, ये है आपकी वास्ट एफरेंस और ये आई आपकी सेमिनल वेसिकल के डक्ट, और ये क्या? ये कंबाइन हो गई यहाँ पर, और कंबाइन होके ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बन गई। नाउ दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये कहाँ से पास करती है? ये रहा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें से ये पास करती हैं। दे पास थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ज्वाइन द यूरेथ्रा। और किसको ज्वाइन कर लिया? यूरेथ्रा को। क्लियर हो रही बात ना कि कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट पास कर गई थ्रू द प्रोस्टेट ग्लैंड और किस में ओपन हो गई? यूरेथ्रा में, ज्वाइन कर गई यूरेथ्रा में। नाउ अब देखिए, जैसे कि आपकी वास्ट एफरेंस थी वो जाके ज्वाइन की समाइनल वेसिकल के डक्ट के साथ, तो ये तो ऑब्वियस है कि दे कैरी द सिक्रीशंस ऑफ समाइनल वेसिकल, उसमें सिक्रीशंस होंगी समाइनल वेसिकल की। और क्या आ रहा था? हमारे पास स्पर्म आ रहे थे। कौन से? इमेच्योर स्पर्म्स। और स्पर्म्स हैं, कहाँ से आए हैं स्पर्म्स? टेस्टिस से। ठीक है ना, वास्ट एफरेंस लेके आई है टेस्टिस से, स्पर्म लेके आई है वास्ट एफरेंस, और समाइनल वेसिकल की सिक्रीशंस कहाँ से आई हैं? समाइनल वेसिकल ग्लैंड से। किस में आई है? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट में। तो ये किसको ज्वाइन कर गया? यूरेथ्रा को। तो ये कहाँ पे? ये क्या करेगा? दे कैरी द सिक्रीशंस ऑफ समाइनल वेसिकल एंड द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड। ये आउटसाइड कैसे सिक्रीशन कैरी करेगा? थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मैम तो यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा ओरिजिनेट हो रहा है। और ये कहाँ क्या कर रहा है? इट एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, पेनिस से एक्सटेंड करेगा और किस में जाएगा? टू द एक्सटर्नल ओपनिंग विच इज नोन एज यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है जी, और इट कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ये यूरिन कैरी करता है फ्रॉम द ब्लैडर एंड स्पर्म्स फ्रॉम द वास्ट एफरेंस थ्रू द पेनिस। ठीक है जी, तो ये आपको पता है ना कि यूरेथ्रा क्या कैरी करता है? यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड स्पर्म फ्रॉम द पेनिस, स्पर्म फ्रॉम द वास्ट एफरेंस थ्रू द पेनिस। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। नाउ आर द असेसरी ग्लैंड्स। Now accessory glands कौन से हैं? Secretion of these glands constitutes seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes। देखो ये जो ग्लैंड्स हैं जो मैंने आपको accessory glands बताए थे, इनकी secretions जो है वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं? इनकी secretions कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सेमिनल प्लाज्मा। और वो सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स में। सेमिनल प्लाज्मा किस में रिच होता है? फ्रक्टोज, आपका कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स में। याद रखने वाली बात है। असेसरी और द सेकेंडरी ग्लैंड्स, और आपके असेसरी और सेकेंडरी ग्लैंड्स कौन से हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड है, अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेयर सेमिनल वेसिकल्स हैं, पेयर सेमिनल वेसिकल्स हैं, पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं जिन्हें कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। और क्या है आपका अनपेयर्ड? कौन सा है?
सेमिनल आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 सेमिनल वेसिकल्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स है। तो ये है एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो इसके साथ ही में हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम इज क्लियर नाउ। आपने इसको अच्छी तरह से अपनी एनसीईआरटी की बुक साथ में ओपन करके डायग्राम बना के याद करना है। हर चीज का फंक्शन पता होना चाहिए। प्रोस्टेट ग्लैंड, थोड़ा ग्लैंड के देख लेते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड इट सराउंड्स द यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पे देखना है, डायग्राम में देखना है, कहाँ पे है, यूरेथ्रा को सराउंड करता है। एंड इट प्रोड्यूसेस ए मिल्की सेक्रेशन विच फॉर्म्स ए कॉन्स्टिट्यूएबल पार्ट ऑफ द सीमन। और ये क्या सेक्रेट करता है, मिल्की सेक्रेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड मिल्की सेक्रेशन सेक्रेट करता है जो क्या बनाते हैं, फॉर्म ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीमन। एंड दिस सेक्रेशन कंटेन्स, सेक्रेशन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो सिक्रीशंस हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की, दे नरिशेस एंड एक्टिवेट द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। तो इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड्स की, वो क्या करती हैं, दे नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं और एक्टिवेट करती हैं स्पर्मेटोजोआ को स्विम करने के लिए, राइट। सेमिनल वेसिकल्स, सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं और वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट करते हैं दैट कंटेन्स फ्रक्टोज। याद करना पड़ेगा, सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं, म्यूकस सेक्रेट करते हैं और वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड सेक्रेट करते हैं जो क्या कंटेन करता है, फ्रक्टोज कंटेन करता है विच प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म। ये फ्रक्टोज क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म्स को। थर्ड आर द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स और द कॉपर्स ग्लैंड। ये क्या करते हैं, दे आर अटैच्ड टू द यूरेथ्रा बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होते हैं। दे सिक्रीट म्यूकस फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस। ये क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं फॉर द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस। प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या हैं, आपके सेमाइनल वेसिकल्स क्या है, आपके बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स क्या हैं, उनकी सेक्रीशंस क्या हैं, वो सेक्रीशंस किसके साथ रिच है और इनका फंक्शन क्या है, ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या आता है, पीनिस आता है। पीनिस क्या है, मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन है हैविंग एरेक्टाइल टिश्यू एंड वेस्कुलर स्पेसेस। तो पीनिस जो है क्या है, आपका मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है और ये किसका बना होता है, एरेक्टाइल टिश्यू एंड वेस्कुलर स्पेसेस का। व्हेन द मेल इज एक्चुअली एक्साइटेड दीज स्पेसेस फिल विद द ब्लड कॉजिंग द पीनिस टू एरेक्ट। जब भी मेल सेक्सुअली एक्साइटेड होता है तो जो पीनिस की जो स्पेसेस है ना, वो ब्लड के साथ फिल कर जाती हैं एंड कॉजेज द इरेक्शन ऑफ द पीनिस। द डिस्टल एंड ऑफ द पीनिस इज कॉल्ड ग्लांस पीनिस। जो डिस्टल एंड होता है पीनिस का उसे ग्लांस पीनिस कहते हैं। और ग्लांस पीनिस जो है दैट इज कवर्ड विद ए फोर स्किन, जिसे क्या कहते हैं, कवर्ड विद ए स्मूथ स्किन, जिसे हम क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं और प्रिप्यूस कहते हैं, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। Now we are done with the male reproductive system. Now I am going to start the female reproductive system. Again, just like the male reproductive system, female reproductive system consists of primary sex organs. Female reproductive system किसका बना हुआ है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स का बना हुआ। क्या है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ओवरीज हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं, असेसरी डक्ट्स है। असेसरी डक्ट्स कौन से हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स है, यूट्रस है, सर्विक्स है एंड विजाइना। पेयर ऑफ ओविडक्ट्स जिसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, यूट्रस है, सर्विक्स है और विजाइना है। असेसरी ग्लैंड्स कौन से प्रेजेंट है, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ओवरीज हैं, असेसरी ग्लैंड्स कौन से प्रेजेंट है, डक्ट्स प्रेजेंट है, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स है जिसे आप फेलोपियन ट्यूब्स कहते हो, यूट्रस है, सर्विक्स है, विजाइना है। और इसमें क्या प्रेजेंट है, और इसमें प्रेजेंट है असेसरी ग्लैंड्स। असेसरी ग्लैंड्स कौन से हैं, मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरह का डायग्राम हम, और एक एक्सटर्नल जेनिटिलिया, थर्ड इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया विच इज द वल्वा। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में आपको दिखाया गया है। तो हम कुछ इस तरह से चलेंगे आगे। हम इस डायग्राम पे पहले फोकस करेंगे, इसके साथ बहुत कुछ हमें क्लियर हो जाएगा। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर द ओवरीज। ओवरीज जो हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं। ओवरीज क्या है, दीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमीट नोन एज ओवम।
ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं विच इज द ओवम, एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स विच आर द ओवेरियन हार्मोन्स। तो ओवरीज क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, गैमीट, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस कर रही हैं विच इज नोन एज ओवम, एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स कौन से हैं, ओवेरियन हार्मोन्स। ओवरीज आर लोकेटेड one on each side of the lower abdomen and remain attached to the pelvic wall and uterus by ovarian ligaments. Ovaries are located one on each side of the lower abdomen. Lower abdomen में one on each side ovaries located हैं and they are attached to the pelvic wall with by the help of ligaments which are known as ओवेरियन लिगामेंट्स। डायग्राम देखो, ओवरीज प्रेजेंट है, एक ये इधर ओवरी प्रेजेंट है, वन ऑन ईच साइड एंड दे आर अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल विद द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट्स। ठीक है, ओवरी कैसी है, ईच ओवरी इज आलमंड लाइक फ्लैटेंड बॉडी। आलमंड लाइक, देखो आलमंड की तरह ये एक फ्लैटेंड बॉडी है और ये क्या मेजर कर रही है, इट मेजर्स अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये क्या मेजर कर रही है, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसके डायमेंशंस हैं, आउटर रीजन ऑफ द ओवरी इज composed of developing follicles and middle region forms the stroma which contain connective tissue, blood vessels and mature follicles। क्या है, जो आउटर रीजन है ओवरी का वो किसका बना हुआ है, डेवलपिंग फॉलिकल्स का। आउटर रीजन ऑफ द ओवरी इज मेड अप ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स, और जो मिडल रीजन है वो क्या बनाता है, स्ट्रोमा बनाता है, जो क्या कंटेन करता है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड द मैच्योर फॉलिकल्स। याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कि जो आउटर टिश्यू है और मिडल टिश्यू है वो क्या बनाते हैं। स्ट्रोमा डिवाइडेड होता है 2 रीजन्स में, आउटर पेरिफेरल एंड पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ये जो आपका स्ट्रोमा है वो किस में डिवाइडेड है, आउटर पेरिफेरल रीजन में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला में। देखिए ओवरीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कैसे अटैच है पेल्विक वॉल के साथ। ओवरीज में जो आउटर पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ओविडक्ट्स, अब बात करते हैं ओविडक्ट्स की। ओविडक्ट्स को फेलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है, ठीक है। ओविडक्ट्स क्या है, 2 ट्यूब्स हैं, ये दिखाई दे रही है ट्यूब्स, ओवरीज को होल्ड करके रखा हुआ है, 2 ट्यूब्स हैं। These are 2 tubes which are 10, जिनके डायमेंशंस क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, lying on either side of the uterus near the kidney। किडनी के पास 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ on either side of the, lying on the either side of the uterus near the kidney। दोनों साइड पे यूट्रस के ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ओविडक्ट्स प्रेजेंट होती हैं नियर द किडनी। ओपनिंग ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज एक्सपेंडेड इनटू फनल शेप्ड इन्फेंटिबुलम। देखो जी, अब फेलोपियन ट्यूब पे फोकस करो, एनसीईआरटी का डायग्राम साथ में ओपन करो। ये जो ओपनिंग है फेलोपियन ट्यूब्स की, ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इज एक्सपेंडेड इनटू फनल शेप्ड इन्फेंटिबुलम। तो ये जो ऐसे है ना, ये वाला इस तरह से फनल शेप्ड है, जो वो क्या है आपका इन्फेंटिबुलम है, जो एंड है इन्फेंटिबुलम का, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें फिम्ब्रे कहते हैं। दे मूव क्लोजर टू द ओवरी। ये जो फिम्ब्रे है ये क्या करते हैं, क्लोज चले जाते हैं ओवरी के एट ओव्यूलेशन टू कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं या ओविडक्ट्स हैं, ये किस तरह से, दे आर एक्सटेंडेड इनटू फनल शेप्ड। ये फनल शेप में एक्सटेंडेड है, जिसे क्या कहते हैं, फनल शेप में एक्सटेंडेड है, जिसे क्या कहते हैं, इन्फेंटिबुलम कहते हैं। इन्फेंटिबुलम में क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिसे क्या कहते हैं, फिम्ब्रे कहते हैं। ये क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे ओवम को एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, राइट। अब देखिए इन्फेंटिबुलम क्या है, इन्फेंटिबुलम लीड्स टू ए वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। इन्फेंटिबुलम कहाँ जा रहा है, it leads to a wider part of the oviduct। Focus on the diagram that this infundibulum leads to a wider part of the oviduct known as ampulla, ठीक है। और isthmus is the last part of the oviduct। देखो जी, ये है आपकी oviduct, this is the infundibulum। Infundibulum opens into the wider part known as ampulla, and the ampulla जो है, end part जो है, या last part of the oviduct is the isthmus,
राइट, क्लियर है कि जो ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं, इसमें इन्फंडिबुलम, इसमें क्या आएगा, एम्पुला आएगा, और क्या आएगा, इस्थमस आएगी। ठीक है, डायग्राम के साथ बहुत इजी हो जाता है। ओवरीज की बात होगी, ओविडक्ट्स की बात होगी। नेक्स्ट इज द यूट्रस। यूट्रस इज द सिंगल होलो मस्कुलर pear shaped structure supported by the ligaments which are attached to the pelvic wall. यूट्रस क्या है, वर्म है, जिसे हम वर्म कहते हैं। ये pear shaped organ है, muscular pear shaped organ है, which is supported by the ligament, जो किसके साथ सपोर्टेड है, लिगामेंट्स के साथ सपोर्टेड है, और कहाँ अटैच्ड है, अटैच्ड टू इट्स पेल्विक वॉल, और पेल्विक वॉल के साथ अटैच्ड है। इट इज प्रेजेंट बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर एंड द रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में आपका यूट्रस प्रेजेंट होता है। लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस, जो लोअर पार्ट है यूट्रस का, वो नैरो होता है, उसे सर्विक्स कहते हैं, और जो कैविटी है सर्विक्स की, उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं, जो क्या बनाती है, विच फॉर्म्स द बर्थ कैनाल अलोंग विद द वेजाइना। तो ये जो कैविटी, यूट्रस का जो पार्ट है, मैंने क्या कहा कि जो लोअर पार्ट है यूट्रस का, वो नैरो होता है, वो क्या बनाता है, सर्विक्स बनाता है, दैट इज द सर्विक्स, जो क्या बनाता है, सर्विकल कैनाल बनाता है, और जो कैविटी है सर्विक्स की, उसे सर्विकल कैनाल कहते हैं, और सर्विकल कैनाल अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। राइट, ये सब पता होना चाहिए। अब बात करते हैं यूट्रस की 3 लेयर्स हैं। वॉल जो है यूट्रस की, जो वॉल है यूट्रस की, दैट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। फर्स्ट इज द पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम क्या है, आउटर थिन मेम्ब्रेन, आउटर थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। जो आउटर थिन मेम्ब्रेनस कवरिंग है यूट्राइन वॉल की, उसे क्या कहते हैं, पेरीमीट्रियम कहते हैं। फिर है मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम क्या है, मिडल थिक लेयर है स्मूथ मसल फाइबर्स की, जो कंट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, मायोमीट्रियम क्या है, मिडल थिक लेयर है स्मूथ मसल्स की, जो कंट्रैक्ट करती है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब बेबी की डिलीवरी होती है, जो कंट्रैक्शन होती है मसल्स की, कौन से मसल्स की कंट्रैक्शन होती है, मायोमीट्रियम की। उसके बाद है एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम क्या है, इनर लेयर है, दैट कंटेन्स ग्लैंड्स एंड मैनी ब्लड वेसल्स। एंडोमीट्रियम क्या है, इनर लेयर है, जो क्या सिक्रीट करती है, ग्लैंड्स सिक्रीट करती है, और बहुत सारी ब्लड वेसल्स सिक्रीट करती है। इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एंडोमीट्रियम जो है, ये इसमें साइक्लिक चेंजेस आते हैं, और साइक्लिक चेंजेस आपको पता ही है किस में आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आते हैं। तो पेरीमीट्रियम आउटर थिन कवरिंग थी, जो क्या बनाती है, यूट्रस की वॉल बनाती है। जो आउटर थिन कवरिंग है यूट्रस की वॉल की, वो क्या है, पेरीमीट्रियम है। मायोमीट्रियम क्या है, मिडल थिक लेयर है, जो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। एंड लास्ट इज द एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम क्या है, जो आपके साइक्लिक चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो किस में आते हैं, एंडोमीट्रियम में आते हैं। राइट, सो मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स कैसे हैं, डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, फोकस करो। ह्यूमन फीमेल हैज ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। जो ह्यूमन फीमेल है, उसमें क्या है, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स हैं, जिसे ब्रेस्ट कहते हैं, दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैटी एसिड्स। जो ह्यूमन फीमेल है, उसमें क्या प्रेजेंट है, पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो किसके बने हुए हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यूज के बने हुए हैं। ईच ग्लैंडुलर टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स एंड, और जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, मेमरी ग्लैंड्स किसके बने हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू और फैटी टिश्यू के। ग्लैंडुलर टिश्यू किसका बना है, 15 to 20 मेमरी लोब्स का, और हर लोब जो है दैट कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ठीक है, और हर लोब जो है किसके बनी है, ग्रुप ऑफ सेल्स, जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। तो इसको डायग्राम को अगर देखा जाए, तो आपका ये सारा डायग्राम आप इसमें आप देखो जरा कि ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ये किसका बना हुआ है, ये ग्लैंडुलर टिश्यू, ये डिवाइडेड है 15 to 20 मेमरी लोब्स में। ये है आपके मेमरी लोब्स, और जो मेमरी लोब्स हैं, हर लोब में क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई किस में ओपन हो रहे हैं, मेमरी टब्यूल्स में। तो ये आपके हैं मेमरी डक्ट है, ये एल्वियोलाई किस में ओपन हो रहे हैं, मेमरी टब्यूल्स में। मेमरी टब्यूल्स जो हैं, वो किस में ओपन हो रहे हैं, मेमरी डक्ट में। और बहुत सारी मेमरी डक्ट्स ज्वाइन करके क्या बना रही हैं, मेमरी एम्पुला,
जो किसके साथ कनेक्टेड है, लैक्टेसी, आपकी लैक्टिफेरस डक्ट, जस्ट बिफोर द निप्पल थ्रू विच मिल्क इज रिलीज्ड। तो ये आपके जो एल्वियोलाई है ये किस में ओपन हो रहे हैं, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स किस में ओपन हो रहे हैं, मेमोरी डक्ट में। और मेमोरी डक्ट किस में ज्वाइन कर रही हैं आपकी, ये ज्वाइन कर रही है मेमोरी एम्पुला में। और मेमोरी एम्पुला किसके साथ कनेक्टेड है, आपका लैक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। और जस्ट बिफोर द निप्पल, जस्ट बिफोर द निप्पल फ्रॉम विच फिर द मिल्क इज रिलीज्ड, ठीक है। ये डायग्राम के साथ याद रखना है। नेक्स्ट इज द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसे कहते हैं वल्वा कहते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया जिसे हम वल्वा कहते हैं, ये किसका बना होता है, नंबर 1 मोन्स प्यूबिक। मोन्स प्यूबिस क्या होता है, कुशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड विद स्किन एंड प्यूबिक हेयर। ये कुशन है फैटी टिश्यूज का जो किसके साथ कवर्ड होता है, स्किन एंड प्यूबिक हेयर्स के साथ। उसके बाद आता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या है, 2 फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं फैटी टिश्यू के जो क्या बनाते हैं, मोन्स प्यूबिस और सराउंड करते हैं विजाइनल ओपनिंग को, राइट। सो नेक्स्ट इज योर क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस क्या है, टाइनी आपकी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ 2 लेबिया माइनोरा। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ऑन द अपर जंक्शन ऑफ द 2 लेबिया माइनोरा, राइट, ऑफ द यूरिथ्रल ओपनिंग। नाउ व्हाट इज हाइमन। हाइमन क्या है, थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है दैट कवर द वेजाइनल इंटायर आइदर पार्शली और एंटायरली। एक थिन कवरिंग है जो किसको, आपकी थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कवर करती है वेजाइना को। द हाइमन ऑफन ब्रेक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स और ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। ये जो हाइमन है ये क्या करती है, ब्रेक कर जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स और ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स लाइक, या जो हॉर्स राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं या पावर योगा करते हैं, उसमें भी जो आपकी हाइमन है, ये जो थिन म्यूकस मेम्ब्रेन है जो वेजाइना को कवर करती है, ये ब्रेक हो जाती है। तो हैंस प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो एब्सेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइमन, जो एब्सेंस है अगर ये हाइमन है या नहीं है, तो इट इज़ नॉट द इंडिकेटर कि वो जो फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस है, इट इज़ नॉट द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और द सेक्सुअल एक्सपीरियंस। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हाइमन एब्सेंट है तो वो दैट इज़ द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, राइट। तो नेक्स्ट इज द गमेटोजेनेसिस। गमेटोजेनेसिस क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था कि गमेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन इन द गोनाड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज इन द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। तो गमेटोजेनेसिस क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है गोनाड्स में, कौन से हैं, टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं, इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स। 2 processes of gametogenesis are, 2 processes हैं gametogenesis के, नंबर 1 है spermatogenesis, नंबर 2 oogenesis। spermatogenesis क्या है, formation of haploid spermatozoa from diploid spermatogonia in males। spermatogenesis क्या होता है, formation of haploid spermatozoa, फॉर्मेशन होती है हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ की फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया इन मेल्स। किसकी फॉर्मेशन होती है, हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया इन मेल्स। तो हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआन्स बनते हैं फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। oogenesis, formation of haploid ovum from the diploid germ cells in the ovary of females। तो क्या बनता है, oogenesis में क्या होता है, formation of haploid ovum, ठीक है, formation of haploid ovum from the diploid germ cells, formation of haploid ovum from the diploid germ cells in the ovary in females। तो haploid आपके spermatozoans बनते हैं और आपके haploid ovum बनता है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, डायग्राम पे फोकस करो। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया is called spermatogenesis. The process of formation of haploid spermatozoa from the diploid spermatogonia is called spermatogenesis। और ये डायग्राम है, it includes the following phases। कौन से phases हैं, सबसे पहला है मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या होता है, जो मेल जर्म सेल्स है, कौन है, स्पर्मेटोगोनिया, दे प्रेजेंट ऑन द इनर, कहाँ प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनिया, ऑन द इनर वॉल ऑफ द
आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, दे मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। जो आपके स्पर्मेटागोनिया थे, ठीक है, जो मेल जर्म सेल्स थे, वो क्या करते थे, दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन। वो कहते हैं हमें माइटोसिस करना है, दे अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, दे इंक्रीज इन नंबर। तो ये कौन सा फेज है, मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज में क्या हुआ, मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो मेल जर्म सेल्स थे, स्पर्मेटागोनिया थे, विच वर प्रेजेंट इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, वो कहते हैं हम माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और नंबर में इंक्रीज हो जाएंगे। इसीलिए इस फेज का क्या नाम है, मल्टीप्लिकेटिव फेज। सेकेंड इज द ग्रोथ फेज। अब आपके जो स्पर्मेटागोनिया है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन they grow, they increase in size and they form primary spermatocyte। स्पर्मेटागोनिया ग्रो कर जाते हैं, साइज में इंक्रीज कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एंड ई स्पर्मेटागोनियम इज डिप्लॉयड। आपको पता है स्पर्मेटागोनियम क्या है, डिप्लॉयड है। तो कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, 46, ठीक है। तो ग्रोथ फेज में क्या हुआ, स्पर्मेटागोनिया साइज में ग्रो कर गए। थर्ड इज द मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज और द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। मैच्योरेशन फेज को फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स भी कहते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटागोनिया विच आर नाउ नोन। अब बताने की जरूरत नहीं है कि स्पर्मेटागोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं, दे अंडरगो मियोसिस। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, दे अंडरगो मियोसिस। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या करता है, दैट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, दैट कंप्लीट्स द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन विच इज द रिडक्शनल डिवीजन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स। और क्या बनाता है, 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। कुछ नहीं हुआ, मैच्योरेशन फेज आया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होनी है। तो आपका जो स्पर्मेटोगोनिया थे, जिसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते थे, ये मियोसिस करने लग गए। दे अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन। और अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन के बाद क्या किया, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसने अपनी रिडक्शन मियोसिस कंप्लीट किया और क्या बन गए, और फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल और इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बना दिए, जिसको हमने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कह दिया। ना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या है, हैप्लॉइड है, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, दे अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन एंड दे फॉर्म द हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। क्लियर। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द मैच्योरेशन फेज और द आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल फेज। स्पर्मेटिड बन गए, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने फिर से क्या की थी, मियोटिक डिवीजन की और हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बना दिए। डिफरेंशियल फेज क्या होता है, स्पर्मेटिड्स, अब ये जो स्पर्मेटिड्स है, दे आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ विच आर कॉल्ड स्पर्म्स बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, ठीक है, ये जो स्पर्मेटिड्स हैं, दे आर कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटोजोआ विच आर स्पर्म्स बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो स्पर्म हेड है दैट गेट्स अटैच्ड टू द सेटोली सेल टू ड्रॉ नरिशमेंट। तो जब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो गया, तो जो स्पर्म हेड है वो जाके क्या किया, स्पर्म हेड ने वो जाके सेटोली सेल्स के साथ अटैच कर गया, नर्स सेल के साथ अटैच कर गया और वहाँ से क्या ली, नरिशमेंट। मैंने बताया था कि सेटोली सेल्स और द नर्स सेल्स दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म्स, राइट, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और ये फाइनली रिलीज्ड होते हैं फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस नोन एज स्पर्मिएशन, ठीक है। ये कुछ वही बता रखा है, स्पर्मेटोगोनियम थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने और वहाँ से स्पर्मेटोजोआ बने, और वो स्पर्मेटोजोआ जाके उन्होंने क्या किया, सेटोली सेल से नरिशमेंट ले ली। नरिशमेंट लेने के बाद क्या हुआ, वो फाइनली रिलीज हो गए फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन, राइट। सो this was the spermatogenesis. Now the hormonal control of spermatogenesis. Spermatogenesis is initiated at the age of puberty by the gonadotropin releasing hormone
secreted by the hypothalamus. Spermatogenesis कब start होता है? At puberty. At the age of puberty spermatogenesis start होता है. कौन start करता है? By the gonadotrophin releasing hormone. gonadotrophin releasing hormone इसको इनिशिएट करता है. किसकी सिक्रीशन से स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस? gonadotrophin releasing hormone. ये कौन रिलीज करता है? बाय द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कहते हैं gonadotrophin releasing hormone. ये जो gonadotrophic releasing hormone है ये क्या करता है? ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस जो है इनिशिएट करता है. इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH, अगर इंक्रीज्ड लेवल जो है gonadotrophic releasing hormone का, that stimulate the anterior pituitary which then secrete the follicle stimulating hormone and LH. तो अगर जो इंक्रीज्ड लेवल है gonadotrophic releasing hormone का, ये स्टिमुलेट करता है anterior pituitary को, जो क्या सिक्रीट करती है फिर follicle secreting hormone and luteinizing hormone. ठीक है, ये आपका जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है. जो आपका FSH है, FSH क्या करता है? दैट स्टिमुलेट द सर्टोली सेल्स टू रिलीज फैक्टर्स विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस. तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है? हेल्प करता है FSH को, वो क्या करे? स्टिमुलेट करे सर्टोली सेल्स को, ताकि वो क्या करे? कुछ फैक्टर्स रिलीज करें विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है. LH क्या करता है? LH एक्ट ऑन द लेडिक सेल्स एंड कॉजेज द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन. आपको पता ही है कि LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किसके ऊपर एक्ट करता है? ये एक्ट करता है लेडिक सेल्स के ऊपर. लेडिक सेल्स आपको पता ही है कहाँ होते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होते हैं, जो क्या किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फॉर द सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, द टेस्टोस्टेरोन. तो टेस्टोस्टेरोन from the testes which in turn stimulate the process of spermatogenesis. तो LH क्या करता है? LH करता है secretion of आपके एंड्रोजन और द टेस्टोस्टेरोन, जो भी क्या करता है? आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है. हार्मोनल कंट्रोल क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म देखिए, स्ट्रक्चर देख लेते हैं स्पर्म का. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, it consists of 4 parts: head, neck, middle piece and tail, enveloped by a plasma membrane. तो structure of sperm also diagram given in the NCERT. The sperm जो है that consists of 4 parts which is known as head, neck, middle piece and tail. ये head, neck, middle piece और tail का बना होता है which is enclosed by a plasma membrane. Head क्या है? Head is the enlarged part of the sperm. ये जो head है ये enlarged part है sperm का. इसमें क्या है? haploid nucleus है और क्या है? condensed chromatin body है which is capped by acrosome. जो head है ये enlarged part है, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियस है विच कंटेन्स द क्रोमोसोम मटेरियल, और जो किसके साथ कैप्ड है? जो कैपिंग आपको दिखाई दे रही है ना ऊपर पे, ऊपर से, दिस इज नोन एज द एक्रोसोम. तो वी आर डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल. तो हेड को देखा जाए तो हेड कैसा है? enlarged end of a sperm, enlarged end है स्पर्म का, और ये क्या कंटेन कर रहा है? इट कंटेन्स द लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस. लार्ज हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंटेन्स condensed chromatin body and which is capped by acrosome. राइट, जो न्यूक्लियस है उसमें कंडेंस्ड क्रोमेटिन बॉडी है विच इज कैप्ड बाय एक्रोसोम. नाउ एक्रोसोम में क्या है? द एक्रोसोम कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट हेल्प इन डिसॉल्विंग द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम फॉर फर्टिलाइजेशन. जब स्पर्म ने ओवम की मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है तो कौन उस समय रोल प्ले करेगा? एक्रोसोम. क्या प्रेजेंट है एक्रोसोम पे? एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट है. राइट. नेक, नेक में क्या है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है विच इज नेसेसरी फॉर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ द जाइगोट. तो नेक में क्या है? एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है विच इज नेसेसरी फॉर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन ऑफ द जाइगोट. and the distal centriole that is connected to the tail filament.
तो इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और जो आपका जो किसके लिए फॉर द फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, जो फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन होनी है जाइगोट की उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और उसका जो डिस्टल सेंट्रियोल है दैट इज कनेक्टेड टू द टेल फिलामेंट। थर्ड इज मिडल पीस। मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। टेल में क्या प्रेजेंट, मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है, मिडल पीस में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं जो क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल, टेल की मूवमेंट के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो क्या फैसिलिटेट करता है, स्पर्म मोटिलिटी फैसिलिटेट करता है। ये सब क्यों जरूरी है, फॉर द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेट मिडल पीस, हेड क्लियर है, नेक क्लियर है, मिडल पीस क्लियर है ना। मिडल नाउ इज द टेल। टेल में क्या है, टेल जो है इट कंसिस्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टेल किसकी बनी हुई है, एक्सियल फिलामेंट्स की बनी हुई है विच इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट हेल्प द स्पर्म टू स्विम इन ए फ्लूइड मीडियम। ये हेल्प करती है स्पर्म की टू स्विम इन ए फ्लूइड मीडियम, ताकि जो स्पर्म है वो स्विम कर सके फ्लूइड मीडियम में। ह्यूमन मेल ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus. Human male 200 to 300 million sperms ejaculate करता है during the coitus. सेमिनल प्लाज्मा along with the sperms, जो सेमिनल प्लाज्मा की secretions होती हैं along with the sperm they constitute the semen. पूछा जाता है कई बार। For normal fertility, at least 60% sperms must have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility. देखिए नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% sperms must have shape, 60% ऑफ स्पर्म्स की मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। एंड 40% ऑफ देम, और जो 40 इसमें से जो 40% है दे मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। ठीक है, इसीलिए सारा जो स्ट्रक्चर है स्पर्म का बहुत अच्छी तरह से समझना है, हर पर जो पार्ट है उसका फंक्शन पता होना चाहिए, ये सारा इंटर रिलेटेड होता है। ठीक है, oogenesis. So we are done with the spermatogenesis. Now it's clear with the structure of sperm. So let us start with the oogenesis. The process of formation of a mature female gamete is called oogenesis. The process of formation of a mature female gamete, ये जो process है फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट का, उसे क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। oogenesis कहाँ होता है, ओवरीज में। ओवरीज ही क्या प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करती हैं, तो ये ओवरीज में होता है। तो इसके कितने फेज हैं, इसके 3 फेज हैं। नंबर 1 मल्टीप्लिकेटिव फेज, स्पर्मेटोजेनेसिस हम पढ़ चुके हैं, अब हम oogenesis की स्टेजेस पढ़ेंगे। सो oogenesis के हम फेजेस की बात करते हैं हम। नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज क्या होता है, oogenesis is initiated during the embryonic development. oogenesis कब होता है, during the embryonic development। देखिए यहाँ डिफरेंस समझते जाइएगा। oogenesis कब होता है, is initiated during the embryonic development when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within the each fetal ovary. Oogenesis is initiated during the embryonic development when a couple of million gamete mother cells, जब बहुत सारे million gamete mother cells जो oogonia हैं they are formed within the each fetal ovary. हर fetal ovary में million of आपके female gamete mother cells बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, million of gamete mother cells बनते हैं, जो क्या होते हैं, oogonia होते हैं। No more oogonia are formed and added after birth. No more oogonia are formed and added after birth. बर्थ के बाद oogonia की फॉर्मेशन भी नहीं होती और ना एडिशन होता है। These cells start division and enter into the prophase 1 of the meiotic division. अब ये जो oogonia है
ये क्या करते हैं, oogonia स्टार्ट डिवीजन, ये डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं एंड दे एंटर इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन। देखो डायग्राम पे फोकस करो कि ये जो oogonia है ये क्या करते हैं, डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और एंटर कर जाते हैं इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन में। वो देखिए oogonia है तो प्रोफेज 1 ऑफ द आपके मियोटिक डिवीजन में वो एंटर कर गए। दे गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट दिस स्टेज एंड आर कॉल्ड प्राइमरी oocytes। देखो oogonia ने क्या किया, oogonia ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया डिवीजन, मल्टीप्लिकेटिव फेस है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आपकी डिवीजन स्टार्ट कर दी और किस में एंटर कर गए, इनटू द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन में। प्रोफेज 1 ऑफ द मियोटिक डिवीजन में एंटर करके दे गेट टेम्परेरली अरेस्टेड एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे ये टेम्परेरली अरेस्ट कर हो जाते हैं एंड इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocytes कहते हैं। अब आपके जो oogonia है, जो गैमीट मदर जर्म मदर सेल्स हैं, वो क्या हो गए हैं, प्रोफेज 1 स्टेज में अरेस्ट हो गए हैं टेम्परेरली और उन्हें हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी oocytes कह रहे हैं। सेकेंड इज द ग्रोथ फेज। अब जो आपका प्राइमरी oocyte है दैट गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। जो आपका प्राइमरी oocyte है वो किसके साथ सराउंडेड है, बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल, राइट। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स, तो क्या होता है, ये जो आपके प्राइमरी oocytes हैं दे गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स डीजनरेट करते हैं ड्यूरिंग दिस फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। तो बहुत सारे जो फॉलिकल्स हैं वो डीजनरेट करते रहते हैं फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। एट प्यूबर्टी पे क्या होता है, ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। तो एट प्यूबर्टी 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट कर जाते हैं इन ईच ओवरी। नाउ प्राइमरी फॉलिकल्स, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं दे गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका। तो क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल्स। भाई हमारे प्राइमरी जर्म सेल्स थे, व्हेन दे गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, मैंने कहा प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करके, दे गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, क्या बन गए, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गए, ठीक है। थर्ड आ गया मैच्योरेशन फेज। इन द फर्स्ट मैच्योरेशन फेज द सेकेंडरी फॉलिकल, अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, टर्शरी फॉलिकल में। अब देखो जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल वो साइज में ग्रो कर जाता है। जो प्राइमरी oocyte है विद इन द टर्शरी फॉलिकल वो साइज में ग्रो कर जाता है और अपनी फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट कर लेता है और क्या बना देता है, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। कुछ नहीं हुआ, जो आपका प्राइमरी oocyte है ना वो जो विच इज सराउंडेड बाय विद इन द टर्शरी फॉलिकल, जो प्राइमरी oocyte है ना टर्शरी फॉलिकल के अंदर, वो क्या कर गया, साइज में ग्रो कर गया और उसने अपनी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर ली। जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर ली तो क्या बना दिया उसने, लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte और ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बना दिया और एक टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बना दी। तो जो आपका टर्शरी फॉलिकल है वो किसमें चेंज हो गया, ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल ने क्या हो गए, रप्चर होके क्या रिलीज किया, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गए, ग्राफियन फॉलिकल टर्शरी जो टर्शरी फॉलिकल था वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर है, वो रप्चर हो गए, रप्चर होके क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन, ठीक है। नाउ सेकेंड मैच्योरेशन फेज, सेकेंड मैच्योरेशन फेज कब होता है, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। जब मियोटिक आफ्टर द फर्टिलाइजेशन सेकेंड मैच्योरेशन फेज कंप्लीट होता है, जब क्या होती है, मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीट। जब मियोटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte की कंप्लीट हो जाती है।
Now second meiotic division result in the formation of second polar body, ठीक है, and a haploid ovum which is known as ooted. फिर से क्या हुआ, सेकंड म्योटिक डिवीजन हुई, क्या बन गई, सेकंड पोलर बॉडी बन गई, और क्या बना, हैप्लॉइड ओवम बन गया, जिसे कहते हैं ऊटेड कहते हैं। oogenesis कब कंप्लीट होता है, oogenesis कब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है ओवम को। oogenesis कब कंप्लीट होता है, जब स्पर्म पेनिट्रेट कर जाता है ओवम को। क्लियर? सो दिस वाज द all about the oogenesis. We are done with the male reproductive system, we are done with the female reproductive system, we are done with the gametogenesis, spermatogenesis, oogenesis. Now I am on the menstruation cycle. Menstrual cycle क्या होता है? The rhythmic series of changes that occur in the reproductive organ of female primates. जो rhythmic cyclic changes आते हैं ना in the reproductive organs of female primates में, उसे फीमेल प्राइमेट्स कौन से हैं, मंकीज, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इनमें जो रिदमिक साइक्लिक चेंजेस आते हैं इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। ये कब रिपीट होता है, एट एन एवरेज ऑफ इन अबाउट 28 to 29 डेज में ये कंप्लीट हो जाता है। और जो फर्स्ट अपीयरेंस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्के, पूछा जाता है। अब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें 4 फेज है। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है दैट रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। मैंने बताया था कि मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो किसके, दैट रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड इट्स ब्लड वेसल्स दैट आर डिस्चार्ज थ्रू वेजाइना। जो आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो है ये क्यों कैसे आता है, किसका रिजल्ट है, मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट है ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस का एंड द ब्लड एंड इट्स ब्लड वेसल्स दैट आर डिस्चार्ज्ड थ्रू वेजाइना, द अनफर्टिलाइज्ड एग एंड सॉफ्ट टिश्यूज आर डिस्चार्ज्ड। मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या डिस्चार्ज होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग एंड सॉफ्ट टिश्यू। इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, ये 3 से 5 दिन के लिए चलता है। इट अकर्स ओनली इफ रिलीज। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है, व्हेन द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, राइट। सेकेंड इज द फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, सेकेंड इज द फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज और द प्रोलिफरेटिव फेज। प्राइमरी फॉलिकल्स इन द, अब पता है ना, अब बताने की जरूरत तो नहीं कि प्राइमरी फॉलिकल्स क्या हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी दे ग्रो इन साइज। प्राइमरी फॉलिकल्स क्या करते हैं, विच आर सराउंडेड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स, उन्हें हम प्राइमरी फॉलिकल्स कहते हैं। दे ग्रो इन साइज, साइज में ग्रो कर जाते हैं और क्या बना देते हैं, फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स बना देते हैं। नाउ द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की वो रीजनरेट हो जाती है ड्यूरिंग द सिक्रीशन ऑफ LH एंड FSH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन ईस्ट्रोजन। कैसे याद रखेंगे, देखो जो प्राइमरी फॉलिकल्स है वो क्या कर जाते हैं, साइज में ग्रो कर जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स बना देते हैं, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है यूट्रस की, वो क्या कर जाती है, रीजनरेट होती है। वो क्योंकि मैंने बताया था अभी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज था उसमें ब्रेक डाउन हो गया एंडोमेट्रियल का, अब वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है यूट्रस की वो रीजनरेट होगी। कौन रीजनरेट करेगा, हेल्प कैसे हो, कौन रीजनरेशन में हेल्पफुल होगा, ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो और क्या होंगे, ओवेरियन हार्मोन, वो क्या होता है, ईस्ट्रोजन होता है। तो ये फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज ये कितनी देर चलता है, 14 डेज के लिए, राइट। ये डायग्राम NCERT में दिया हुआ है, इसको साथ में आप देखते रहो और क्लियर होगा। Ovulatory phase, rapid secretion of LH leading to its maximum level
ड्यूरिंग द मिड साइकिल कॉल एलएच सर्ज। जब मैंने अभी बताया कि जो आपके इसमें प्रोलिफरेटिव फेस है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है फ्रॉम द इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। अगर इसकी रैपिड सिक्रीशन हो जाए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की तो क्या होता है, अगर ये मैक्सिमम लेवल पे चला जाए उसे क्या कहते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं। मैक्सिमम लेवल ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को क्या कहते हैं, एलएच सर्ज कहते हैं। दैट इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स लीडिंग टू ओव्यूलेशन रिलीजिंग ऑफ ओवम। तो जो एलएच का जब सेक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर हो जाते हैं। रप्चर होने के साथ क्या होता है, ओवम रिलीज हो जाता है। उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो इट लास्ट फॉर अबाउट 48 आवर्स के लिए ये आपका ओव्यूलेटरी फेज चलता है। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होना है, ओव्यूलेशन होना है, ओवम रिलीज होना है, राइट। ल्यूटियल फेज और द सेक्रेटरी फेज, आप देखो जी ल्यूटियल फेज है या सेक्रेटरी फेज भी से कहते हैं। अब आपका फॉलिकल रप्चर है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर है, ओवम रिलीज हो गया ओव्यूलेशन में, तो जो रप्चर्ड फॉलिकल है वो किस में चेंज होगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में इन द ओवरी, एंड इट बिगिन टू सेक्रेट द हार्मोन प्रोजेस्टेरोन विच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। अब इसमें जो ल्यूटियल आपका जो ल्यूटियल फेस है और द सेक्रेटरी फेस है, जो आपका रप्चर आपका जो फॉलिकल है ना, वो क्या करेगा, ये दोबारा से क्या करेगा आपका, इट चेंजेस इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाएगा और क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीट करेगा ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ओवेरियन हार्मोन है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियल वॉल। ठीक है, एंडोमेट्रियम फिर से थिकन होगी, ठीक है, फिर से थिक होगी एंडोमेट्रियम, और उसने क्या कर दिया, और इनके ग्लैंड्स जो हैं वो क्या करेंगे, फ्लूइड सिक्रीट करेंगे यूट्रस में, फिर से एंडोमेट्रियम थिक होगी, फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगर ओवम फर्टिलाइज ना हो, अगर ओवम फर्टिलाइज ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम undergo degeneration and causes disintegration of endometrium leading to menstruation। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगी, डीजनरेशन कर देगी। डीजनरेशन हुए तो क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया एंडोमेट्रियम का। अगर एंडोमेट्रियम डिसइंटीग्रेट हो गई, ब्रेक डाउन होगी, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो, उसे हम क्या कहते हैं, आपको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन लेवल्स राइज ड्यूरिंग दिस फेज। इसमें ना क्वेश्चन जो 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं इस तरह से आते हैं कि इस फेज में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो हाई होता है ड्यूरिंग दिस फेज, और ये कितनी देर चलता है, 10 to 14 डेज। ऑल फेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी all events of menstruation cycle stops and there is no menstruation। प्रेगनेंसी पीरियड में menstruation cycle नहीं होता, नहीं स्टार्ट, मतलब menstruation cycle जो है वो नहीं चलता ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और menstruation cycle परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। फीमेल्स में menstruation cycle परमानेंटली स्टॉप हो जाता है इन द एज ऑफ 50 ईयर्स और अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, और इसे क्या कहते हैं, मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है जी। So next is the fertilization। So fertilization क्या है, the process of fusion of sperm which is the male gamete with an ovum which is a female gamete is called fertilization। फोकस करो डायग्राम के ऊपर, ये डायग्राम एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। सी स्पर्म्स, ये आपके स्पर्म्स हैं, the process of fusion of sperm which is the male gamete, ये sperms हैं, ये sperm क्या है, male gamete है। when the male gamete fuses with the ovum which is the female gamete, the process of fusion of male and female gamete is known as fertilization। तो यहाँ हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है कि sperms आ रहे हैं और आके क्या कर रहे हैं, ovum के साथ फ्यूजन होना है। अब होता क्या है, ड्यूरिंग क्वाइटस सीमन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वजाइना व्हिच इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। चैप्टर के स्टार्टिंग पे चला जाए, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे मैंने इंसेमिनेशन बताया था। व्हाट इज इंसेमिनेशन, ड्यूरिंग क्वाइटस सीमन इज रिलीज्ड
by the penis into the vagina. जब coitus होता है तो semen release होता है penis से into the female genital tract, which is the vagina. When the male sperm enters into the female genital tract, that process is known as insemination. Right? तो ये डायग्राम के साथ क्लियर होगी बात. क्या होता है? सी, the motile sperm swim rapidly through the cervix. Sperms are motile, we know कि sperm मेल गैमीट जो है मोटाइल होता है. ये जो मोटाइल स्पर्म्स हैं ये क्या करते हैं? they swim rapidly, swim करते हैं rapidly through the cervix, enter into the uterus, reach the ampullary isthmus region of the oviduct. oviduct में मैंने पढ़ाया था, क्या था? इन्फंडिबुलम पढ़ाया था और मैंने एम्पुला पढ़ाया था. तो वहाँ पे और बताया था मैंने एम्पुला इस्थमस कि जो मोटाइल स्पर्म है वो एंटर करते हैं. कैसे एंटर करते हैं? थ्रू द सर्विक्स एंटर करते हैं और कहाँ चले जाते हैं? यूट्रस में चले जाते हैं. यूट्रस में जाके फिर वो फैलोपियन ट्यूब के कौन से पोर्शन में मीट करते हैं? एम्पुलरी इस्थमस रीजन पे. ठीक है. When a sperm, डायग्राम देखो, when a sperm comes in contact with the zona pellucida layer of the ovum, sperm जाके किसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है? zona pellucida layer of the ovum. ओवम की जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आ रहा है एंड इट इंड्यूसेस चेंजेस इन द मेम्ब्रेन टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स. तो ये स्पर्म क्या करता है? जब वो जोना पेल्यूसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है ओवम के, इट इंड्यूसेस सम चेंजेस इन द मेम्ब्रेन. तो कुछ चेंज करता है मेम्ब्रेन में. तो चेंज क्यों करता है? टू ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, ताकि एडिशनल स्पर्म्स जो हैं ओवम में एंटर ना हो सके. The enzymes of the acrosperm of the sperm help to dissolve zona pellucida. Structure of sperm में हमने पढ़ा था sperm का जो head region था, head, neck, middle piece and tail मैंने पढ़ाया था. तो जो head region था मैंने बताया था कि जो उसकी टिप है, उसकी जो कैप है वो क्या है? एक्रोसोम है. एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है? कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. वो एंजाइम्स क्या करते हैं? दे हेल्प टू डिसॉल्व द जोना पेल्यूसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम एंड द स्पर्म इज अलाउड टू एंटर इनटू द ओवम इन ऑर्डर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. क्या होता है? स्पर्म का जो एक्रोसोम है उसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट है और वो क्या करते हैं? हेल्प कर रहे हैं. इन किस में हेल्प कर रहे हैं? टू डिसॉल्व द जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द ओवम एज वेल एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम. उसको डिसॉल्व कर दिया जोना पेल्यूसिडा लेयर को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम को. तो जब डिसॉल्व कर दिया स्पर्म के एक्रोसोम ने, तो स्पर्म क्या कर गया? स्पर्म एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम. स्पर्म किस में एंटर कर गया? साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम में. दिस इंड्यूसेस कंपटीशन ऑफ द मियोसिस टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte एंड सेकेंड पोलर बॉडी. तो यहाँ पे क्या होता है? सेकेंडरी oocyte और पोलर बॉडी का आपका कंपटीशन होता है. अल्टीमेटली डिप्लॉयड जाइगोट इज. तो क्या हुआ? फ्यूजन होता है जब स्पर्म और ओवम का, तो क्या आता है? डिप्लॉयड जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है. तो ये डायग्राम से बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है कि स्पर्म जो है जाके आपकी जोना पेल्यूसिडा लेयर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं एंड स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम एंड व्हेन they become closer to each other and they come in contact with each other, as a result of it the diploid zygote is formed. Right? Now next is the implantation. इम्प्लांटेशन क्या होता है? जाइगोट बन गया, डिप्लॉयड जाइगोट बन गया, इम्प्लांटेशन होनी है. नाउ जाइगोट डिवाइड rapidly by mitotic division as it moves through isthmus of the oviduct towards the uterus. तो अब जाइगोट जो बना है आपका डिप्लॉयड जाइगोट, वो माइटोटिकली डिवाइड होगा. माइटोटिकली डिवाइड करके कब माइटोटिकली डिवाइड होगा? एज इट मूव्स थ्रू द isthmus of the oviduct
टुवर्ड्स द यूट्रस। जब आपका जाइगोट इस्थमस में से मूव कर रहा है, ठीक है, ओविडक्ट के, तो वो क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड होगा। तो इसको क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लीवेज। तो क्या बनेगा, एज ए रिजल्ट 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड which are termed as blastomeres। तो जब जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है, जब माइटोटिकली डिवाइड करता है एज इट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट, तो क्या बनते हैं, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो इन डॉटर सेल्स को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है जी। जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, जो आपका एम्ब्रियो होता है विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स, उसे हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। समझ आ गई, जो कि जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करके 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमियर्स बनाता है। और जब आपका एम्ब्रियो में 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं, राइट। मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड, मोरुला कंटिन्यू करता है डिवीजन एंड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए लार्ज मास ऑफ सेल्स कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। मोरुला क्या करता है, कंटिन्यू डिवाइड करना, कंटिन्यू रखता है। मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड, और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, into a large mass of cells which is called blastocyst। large mass of cells में चेंज हो जाता है जिसे blastocyst कहते हैं, which passes further into the uterus। तो ये जो मोरुला है वो ट्रांसफॉर्म किस में हो गया, large mass of cells में, जिसे क्या कहते हैं, blastocyst कहते हैं। और ये जो blastocyst है ये पास करती है further into the uterus। Now blastomeres in the blastocyst, ये जो blastomeres होते हैं blastocyst के, they are arranged into an outer layer called trophoblast। ये जो blastomeres होते हैं blastocyst के, they are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner group of cells of the trophoblast known as inner cell mass। तो ये जो blastomere आपका बना, ये कैसे अरेंज होता है, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये ब्लास्टोसिस्ट में कैसे अरेंज होते हैं, आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं इनर सेल मास। ठीक है, पता लग गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो स्टेज 2, 4, 16 स्टेजेस बन रही है। मोरुला जो है फर्दर डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होके ये लार्ज मास ऑफ सेल्स ब्लास्टोसिस्ट बना रहा है। तो ब्लास्टोमियर्स जो है वो कैसे अरेंज है ब्लास्टोसिस्ट में, आउटर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट और इनर लेयर है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट अटैच्ड टू द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये कहाँ अटैच हो जाती है, इट गेट्स अटैच्ड टू द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। ये जाके अटैच हो जाती है टू द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम एंड द इनर सेल मास गिव राइज टू एम्ब्रियो। ट्रोफोब्लास्ट लेयर आउटर वाली कहाँ जाके अटैच होगी, टू द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के सेल्स के साथ जाके अटैच हो गई। और जो इनर सेल मास है वो क्या बनाता है, दैट गिव राइज टू एम्ब्रियो। नाउ आफ्टर अटैचमेंट एंडोमेट्रियम डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। तो जब आपकी ट्रोफोब्लास्ट है, जब वो जाके एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगी तो वो क्या बनाती है, वो डिवाइड करती है वहां जाकर, और क्या किसको कवर करती है, इट कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। So the blastocyst get embedded, blastocyst जो आपकी है that get embedded into the endometrium। तो ये जो इस प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टोसिस्ट जो है एंडोमेट्रियम के साथ जाके अटैच हो जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है जी। तो ये जो इम्प्लांटेशन है इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज द प्रेगनेंसी एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होता है जी, सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट इनटू एन इनर लेयर एंड आउटर लेयर। जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट के वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं आउटर लेयर और इनर लेयर में। द आउटर लेयर इज कॉल्ड कोरियोन। आउटर लेयर जो है उसको क्या कहते हैं, कोरियोन कहते हैं। एंड forms the chorionic villi which are finger like projections that grow into the endometrium।
तो जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट के वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनर लेयर और आउटर लेयर में। आउटर लेयर को कोरियन कहते हैं और ये क्या बनाती है, कोरियोनिक विलाय बनाते हैं। कोरियोनिक विलाय क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो क्या करती हैं, ग्रो करती हैं इनटू द एंडोमेट्रियम। An intimate connection is established between the chorionic villi and uterine tissue. एक intimate connection, एक connection establish हो जाता है किसके बीच में, chorionic villi and uterine tissue के बीच में। Chorionic villi and uterine tissue become interdigillated with each other and forms a structural and functional unit. ये जो आपके chorionic villi है और यूट्राइन टिश्यू है ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरडिजिलेटेड हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा। क्या हुआ, जो एक इंटीमेट कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया किसके बीच में, कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यू के बीच में। जब कोरियोनिक विलाय और यूट्राइन टिश्यू के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया तो क्या बना, एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बना बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैटरनल बॉडी विच इज कॉल्ड प्लेसेंटा। जो फीटस है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, मैटरनल बॉडी से न्यूट्रिशन कहाँ से आती है, थ्रू द प्लेसेंटा। क्या फंक्शंस है प्लेसेंटा के, देखें जरा। It provides nutrients and oxygen to the developing embryo. Functions क्या हैं प्लेसेंटा के, it provides oxygen and nutrition to the developing embryo, number 1. Number 2, it removes carbon dioxide and waste materials from the embryo. Second क्या है, it removes carbon dioxide and waste material from the embryo. Number 3, it acts as an endocrine tissue and produces several hormones. ये क्या एक्ट करता है, एंडोक्राइन टिश्यू एक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सेवरल हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हो गया, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हो गया, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन हो गए, प्रोजेस्ट्रॉन्स हो गए, दैट आर एसेंशियल टू मेंटेन प्रेगनेंसी। कैसे याद रखना है, प्लेसेंटा के फंक्शन है, सबसे पहला क्या बताया मैंने, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेकंड हो गया, रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। नंबर 3 हो गया, इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। एंडोक्राइन टिश्यू एक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन से हार्मोन्स, जो इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, कौन से याद रखने हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन जिसे HCG भी कहा जाता है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसे HPL कहते हैं, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन तो सिक्रीट होते ही होते हैं, ये तो हमें याद ही है। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। नाउ इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द ओवरी। जो लेटर फेज आती है, स्टेजेस है ना प्रेगनेंसी की भी, तो लेटर फेज जो है प्रेगनेंसी में वहां पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है बाय द ओवरी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, दे आर इंक्रीज्ड। देखो ये चीजें जो मैं बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि जो प्रेगनेंसी की लेटर फेज है उसमें कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, क्वेश्चन आता है इसमें से। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जो लेटर फेज है प्रेगनेंसी की उसमें हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। कौन सिक्रीट करता है रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय द ओवरी। नाउ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, लेवल ऑफ अदर हार्मोन्स, कौन से हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, दे ऑल आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड। ठीक है, ये सारे इंक्रीज हो जाते हैं और ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, दे आर एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग
fetal growth, metabolic changes in mother and maintenance of pregnancy। तो ये जो मैंने बताया हार्मोन्स हैं, they increase several fold। अब ये जो हार्मोन्स इतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ। जो फीटल की ग्रोथ हो रही होती है उसको सपोर्ट करते हैं। सेकेंड इसकी सपोर्ट क्या होती है? मेटाबॉलिक चेंजेस जो आते हैं मदर में उसको सपोर्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। तो इसमें से क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स प्लेसेंटा विद द एम्ब्रियो दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है? अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट्स द प्लेसेंटा विद द एम्ब्रियो। अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्ट करती है प्लेसेंटा को एम्ब्रियो के साथ। तो किस में ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये किस में हेल्पफुल है? दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। तो ये हेल्पफुल है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। सी ये जो हमने हार्मोन्स का पढ़ा है कि हार्मोन्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमें पता होगा तभी हमें ये पता लगेगा कि हाउ द हार्मोन्स are playing important role in supporting fetal growth in and also in maintenance of pregnancy, right। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम। द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, ये जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट का, देखो मैंने इम्प्लांटेशन बता दिया क्या होता है। अब इम्प्लांटेशन पता है तो ये पता है कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट होना है यूट्राइन वॉल पे, ठीक है। तो द इनर सेल मास ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट दैट डेवलप्स इनटू 3 लेयर्स। जो इनर सेल मास है ब्लास्टोसिस्ट का वो किस में डेवलप हो जाता है? 3 लेयर्स में डेवलप हो जाता है। ये डायग्राम देखो, आउटर लेयर का नाम है एक्टोडर्म, इनर लेयर कौन सी है? एंडोडर्म है, और मिडल लेयर है जिसे क्या कहते हैं? मेसोडर्म। तो याद क्या रखना पड़ेगा कि जो ब्लास्टोसिस्ट का इनर सेल मास है, द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट दैट डेवलप्स इनटू 3 लेयर्स। Inner cell mass of blastocyst develops into 3 layers: outer ectoderm, inner endoderm, and the middle one is the mesoderm। ठीक है जी। Now the inner cell mass, जो inner cell mass है जो develop हो गया 3 layers में, that contains certain cells called the stem cells which have the potency to give rise to all the tissues and organs। अब ये जो inner cell mass है ब्लास्टोसिस्ट का, जो इनर सेल मास है ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स सर्टेन सेल्स। जो इन सेल्स को क्या कहते हैं? इन सेल्स को स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल्स का फंक्शन क्या है? दैट हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू टिश्यूज एंड द ऑर्गन्स। सो स्टेम सेल्स हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। टिश्यूज एंड ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किससे कौन करता है? स्टेम सेल्स करते हैं। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब 1 मंथ हो जाता है प्रेगनेंसी का, सबसे पहले क्या बनता है? एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। क्वेश्चन आता है यहाँ से, सबसे पहला ऑर्गन कौन सा बनता है? एम्ब्रियो हार्ट बनता है। बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब 2nd मंथ का एंड हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो फीटस किसमें डेवलप हो जाता है? लिम्स एंड डिजिट्स में। 1 मंथ के सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है? एम्ब्रियो हार्ट बनता है। 2nd मंथ के एंड में क्या बनता है? डिजिट्स बनते हैं, ठीक है। और क्या बनते हैं? लिम्स बनते हैं, हाइंड लिम्स, फॉर लिम्स बनते हैं। मतलब समझ के ना आप। बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ, जब 3rd मंथ का एंड आता है तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। तो 3rd मंथ के एंड तक क्या बन गए? ऑर्गन सिस्टम्स बन गए। Appearance of hair on the head and fetus movement is observed during 5th month। तो जो appearance of hairs, जो appearance होती है hairs की on the head, और जो fetus movement होती है during the pregnancy, कहते हैं ना जब कि fetus की movement हो रही है pregnancy में, वो कब appear होते हैं? During the 5th month। Now after 6 months the body is covered with fine hairs। 6 months के साथ, 6 months के बाद बॉडी कवर हो जाती है with fine hairs। eyelids सेपरेट हो जाते हैं, आई लैशेस बन जाते हैं,
by the end of 9 month. 9 month के end तक fetus is completely developed and is ready for the delivery. 9 months के बाद fetus जो है वो क्या हो जाता है, completely developed हो जाता है and it is ready for parturition, which is called the delivery of the, that is ready for delivery and the parturition is there. Next is parturition. Parturition क्या है? Delivery of the baby is called parturition. The average duration of the human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. मैंने बताया था कि जो average duration है pregnancy की वो कितनी है, that is 9 months, और इसे क्या कहते हैं, gestation period कहते हैं. The act of expelling the full-term fetus from the mother uterus at the end of gestation period by vigorous contractions of the uterus is called parturition. डरने वाली बात नहीं है. क्या है? The act of expelling the full-term fetus. जो act है of expelling the, expelled out, जब मदर expel कर देती है fetus को, full act of expelling the full-term fetus from the mother uterus. मदर के यूट्रस से जो full term fetus expelled out होता है at the end of gestation period. Gestation period 9 months का होता है. End of gestation period by vigorous contractions. कैसे contractions होती हैं of the uterus is called parturition. जब यूट्रस की contractions होती हैं और मदर full term fetus जो है उसको expelled out कर देती है from the uterus, that is called parturition, जिसे हम delivery of the baby भी कहते हैं. Right? अब मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है जो छूट गई है चैप्टर में. हाँ जी, it is induced by a complex neuroendocrine mechanism. ये जो parturition का process है ना, delivery of baby, it is not only a physical process कि contractions होगी और mother ने full term fetus जो है expelled out कर दिया. No, it is induced by a complex neuroendocrine mechanism. तो ये complex neuroendocrine mechanism induce करता है. Parturition signals originate from a fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. जब 9 months का full term fetus develop हो गया, मदर ने बेबी को डिलीवर करना है, तो जो पार्चुरेशन है वो सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं. राइट? पार्चुरेशन सिग्नल्स ओरिजिनेट होते हैं. कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? फुली डेवलप्ड फीटस से, है ना. पार्चुरेशन सिग्नल्स कहाँ से डेवलप होते हैं? फुली डेवलप्ड फीटस से एंड द प्लेसेंटा, जो क्या इंड्यूस करता है? माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस. जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स. फीटल इजेक्शन, इजेक्ट आउट, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं. ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि सिग्नल्स हैं पार्चुरेशन के. This triggers the release of oxytocin from the maternal pituitary. तो इस टाइम पे जब फीटल आपकी इजेक्शन रिफ्लेक्स हो रहा होता है तो इस समय किस चीज को एक आपका हार्मोन ट्रिगर होता है. कौन सा हार्मोन रिलीज होता है इस समय? दिस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ हार्मोन विच इज नोन एज ऑक्सीटोसिन. इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्चुरेशन के टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो आप बताओगे कि ये जो आपका फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है दैट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी. हाँ जी, तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीटोसिन इंड्यूसेस स्ट्रॉन्ग यूट्राइन मसल कॉन्ट्रैक्शंस which in turn stimulate further secretions of oxytocin. ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किस चीज को? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करता है. ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स है, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स between the contraction and the oxytocin secretion result in stronger and stronger contraction which leads to expulsion of the baby from the uterus. ये जो ऑक्सीटोसिन है ये फंक्शन क्या करेगा? ये क्या करेगा?
जो अब उस समय यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना, बेबी की जो बेबी का बर्थ है उससे पहले जो मदर के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो कौन इंड्यूस करता है? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स, तो ये जो स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होता है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन, तो इससे क्या होती हैं? स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्राडिक्शंस होती हैं, जिससे क्या होता है? विच लीड्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूट्रस थ्रू बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल में से बेबी का बर्थ होता है। कौन कर रहा है? ऑक्सीटोसिन की ऑक्सीटोसिन जो है कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज कर रहा है। तो इससे क्या हुआ? और स्ट्रॉन्गर होगी कॉन्ट्रैक्शंस, और इतनी स्ट्रॉन्गर होगी कॉन्ट्रैक्शंस कि क्या हो गया? बेबी का बर्थ हो जाता है। किसके थ्रू? बर्थ कैनाल के थ्रू। नाउ इज द लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होती है? मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल undergo differentiation and start producing milk at the end of pregnancy. मेमरी ग्लैंड्स, देखिए मेमरी ग्लैंड आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। जो मेमरी ग्लैंड्स है फीमेल के जो मेमरी ग्लैंड्स हैं they undergo differentiation and they start producing milk at the end of pregnancy which is called lactation. प्रेगनेंसी के एंड में मेमरी ग्लैंड्स जो है मिल्क सिक्रीशन स्टार्ट कर देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यूबॉर्न, तो ये हेल्पफुल होते हैं मदर को ताकि वो न्यूबॉर्न को फीड कर सके। मिल्क दैट कम्स आउट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। क्वेश्चन आता है इसमें से कि जो मिल्क है दैट कम्स आउट ऑफ द मेमरी ग्लैंड्स, जो मिल्क मेमरी ग्लैंड्स से आता है ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ द लैक्टेशन, जब इनिशियल डेज स्टार्टिंग के डेज होते हैं लैक्टेशन के, जब जो मिल्क आता है उस मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं। राइट? इस मिल्क में क्या होता है? इट कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज, इसमें एंटीबॉडीज होती हैं IgA और न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम, फैट, लैक्टोज फॉर द बॉडी। तो इस मिल्क में क्या होते हैं? एंटीबॉडीज होती हैं, IgA होती हैं, और क्या होते हैं? कैल्शियम, फैट्स, लैक्टोज होते हैं फॉर द बेबी। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी टू द बेबी, इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो है दैट इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अप ए हेल्दी बेबी। क्यों कहा जाता है ब्रेस्ट फीडिंग करो? क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो मिल्क है, दैट कंटेन्स एंटीबॉडीज विच हेल्प इन विच बूस्ट द इम्यून सिस्टम ऑफ द बेबी। राइट? सो इसी के साथ हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रॉम द टारगेट एग्जाम 2023 के अकॉर्डिंग। मैंने सारा कंटेंट फोकस्ड किया है आपके एग्जाम के ऊपर, और इसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्प करने जा रहे हैं। आप मेरे इस चैप्टर को NCERT की बुक साथ में खोल के पढ़ें, आपका NCERT का डर खत्म हो जाएगा, आपका एग्जाम्स के जो आपका एग्जाम का फोबिया है वो खत्म हो जाएगा। आई नो एंड आई एम वेरी श्योर दैट नाउ द कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ, फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, नो डाउट। ठीक है, तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हम आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। राइट? सो कीप स्टडिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।